हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का हमारे चैनल थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन पर स्वागत है। मेरा नाम है निपुल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग लॉ कॉलेजेस में लॉ टीचर या प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए जो भी अपना करियर एज लॉ टीचर देखते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लॉ प्रोफेसर बनने का प्रोसेस जानने के लिए इस चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है आपकी लॉ ग्रेजुएशन, यानी कि आप लोगों के पास लॉ डिग्री होनी चाहिए, 5 ईयर या 3 ईयर्स कोई भी। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है आपकी मास्टर्स। लॉ कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स में एडमिशन लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो स्टेप होता है वो है आपका नेट। ये एक एग्ज़ाम होता है, इसको क्वालिफाई करने के बाद आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अब ये नेट क्या होता है इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फिर जो अभी मैंने हायरार्की बनाई है वो इसलिए बनाई है ताकि आप लोग समझ पाएँ कि सबसे पहले आप लोग कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो वो है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर। लॉ कंप्लीट करने के बाद मास्टर्स प्लस नेट क्वालिफाई करने के बाद आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। फिर उसके बाद आपका टीचिंग एक्सपीरियंस के बेस पर ही आगे प्रमोशन होता रहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए 8 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और प्रोफेसर बनने के लिए 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर जो अभी मैंने आप लोगों से बात करी नेट के बारे में, तो ये नेट क्या होता है, नेट और जेआरएफ में क्या फ़र्क होता है और इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट, एग्ज़ाम फीस, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस एंड क्वालिफाइंग मार्क्स, तो इन सभी के बारे में भी आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर हम बात करें नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो ये एक एग्ज़ाम होता है जो कि यूजीसी के लिए एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाता है। क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है तो ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि नेट और जेआरएफ में क्या फ़र्क होता है, तो जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं कॉलेजेस में, उन सभी के लिए नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। और अगर साथ ही मैं सैलरी की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो आपकी सैलरी रहेगी वो 50,000 के ऊपर ही रहेगी। फिर अगर मैं बात करूं जेआरएफ की, तो जो भी स्टूडेंट रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, जॉब ना करके अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो खुद को एनरोल करा सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जेआरएफ क्लियर करने के बाद। क्योंकि जो भी स्टूडेंट जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं उन सभी को गवर्नमेंट की तरफ से ही स्कॉलरशिप मिलती है अराउंड 30,000 के करीब। और ये जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है वो पीएचडी करने के लिए ही मिलती है और ये आपकी 3 ईयर्स तक वैलिड रहती है। अब ये जो नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है ये एक ही एग्ज़ाम होता है, बस जेआरएफ के लिए जो है कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। फिर अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होता है आपको मास्टर्स में, या फिर अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तब भी आप साइमल्टेनियसली इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यानी कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या सेकंड सेमेस्टर में भी हैं तब भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर अगर हम बात करें रिजर्व कैटेगरी की, तो मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स आपको चाहिए होता है मास्टर्स में, या फिर अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तब भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया की।
वैसे तो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट के लिए तो कोई भी एज लिमिट नहीं है। मतलब अगर आप 30 ईयर्स के हैं या 35 के हैं, 40 के भी हैं, तब भी आप ये एग्ज़ाम आराम से दे सकते हैं। बट JRF के लिए जो है एज लिमिट बताई गई है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो इधर आपकी एज 30 या फिर 30 से कम होनी चाहिए। OBC के लिए 33 या फिर 33 से कम होनी चाहिए। एंड SC/ST के लिए 35 या फिर इससे कम होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें एग्ज़ाम फीस की, इधर भी कैटेगरी वाइज ही बात की गई है। जनरल कैटेगरी के लिए आपकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 1000, OBC के लिए रहेगी 500 एंड SC/ST के लिए रहेगी 250। फिर हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इधर आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, जो कि आपके कंबाइन ही होंगे और जो आपकी टाइमिंग्स रहेंगी वो रहेगी 3 आवर्स। और जो ये आपका एग्ज़ाम रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। आप किसी भी लैंग्वेज, हिंदी या फिर इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे यानी कि MCQ। और सबसे अच्छी जो इस एग्ज़ाम की बात है वो ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो इधर आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपके 100 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। और पेपर 2 में भी आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपके 200 मार्क्स के होंगे, यानी कि जो आपका टोटल पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा। और जो पेपर 2 हमारा रहेगा वो लॉ का रहेगा। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है वो टोटल 81 सब्जेक्ट्स के लिए होता है। तो जिस भी स्टूडेंट ने अपनी मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में की है, इंग्लिश में की है, हिंदी में की है या फिर किसी भी सब्जेक्ट में की है, तो उनका पेपर 2 उनके सब्जेक्ट के हिसाब से ही रहेगा। हम इधर लॉ की बात कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें पेपर 1 के सिलेबस की, जिसमें आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इधर आपको 10 यूनिट्स दी गई हैं। सबसे जो फर्स्ट यूनिट रहेगी वो रहेगी आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकंड रहेगी रिसर्च एप्टीट्यूड, देन कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट एंड हायर एजुकेशन। फिर अगर हम बात करें पेपर 2 की, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो हमारा लॉ का रहेगा उसमें भी आपकी 10 यूनिट्स ही रहेंगी। फर्स्ट यूनिट आपकी रहेगी ज्यूरिस्प्रूडेंस की, फिर रहेगी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, देन आपकी रहेगी पब्लिक इंटरनेशनल एंड IHL इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, फिर आपकी रहेगी लॉ ऑफ क्राइम्स, टॉर्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कमर्शियल लॉ, फैमिली लॉ, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 40% एंड रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रहेंगे 35%। ध्यान रखिएगा, इधर मैं आप लोगों से क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर रही हूँ, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 को मिला के 40% आपके होने चाहिए जनरल कैटेगरी में एंड 35% आपके होने चाहिए रिजर्व्ड कैटेगरी में। फिर इसके बाद UGC जो है मेरिट लिस्ट निकालती है, और अगर आप 2019 का ब्रोशर उठाएंगे और उसमें देखेंगे तो UGC ने गाइडलाइंस दी गई हैं कि टोटल आपके 6% स्टूडेंट्स ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। 81 सब्जेक्ट्स को मिलाकर बस 6% जो स्टूडेंट होते हैं वो ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं नेट के लिए। पीछे मैंने आप लोगों से बात की थी ना नेट और JRF की, तो नेट के जो स्टूडेंट होते हैं टोटल 6% ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं।
और जो टॉप के जो 1% या फिर जो 2% होते हैं वो JRF क्लियर कर लेते हैं। यानी कि इधर मैंने आपसे बात की थी ना कि JRF के लिए कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, तो जो टॉप के जो स्टूडेंट्स रहते हैं 1 और 2% में जो स्टूडेंट आते हैं उन लोगों को JRF मिलती है, और जो स्टूडेंट बच जाते हैं उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। तो गाइज ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, इसलिए थोड़ा टफ होता है, बट अगर आप अच्छी प्लानिंग के साथ इसकी प्रिपरेशन करें तो बहुत ही आसानी से आप लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।